यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आने की एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बोल लो या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स बोल लो, जो ग्रेजुएशन में हम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। उसका हमने प्रोडक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, ये पार्ट 2 है। इसके बाद प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि एक ही टॉपिक बचा है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लिया तो आप समझ लेना आपका सारा काम हो गया डेफिनेटली। तो आओ स्टार्ट करते हैं। आइसो क्वांट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको डेफिनेशन और कर्व हमें शेड्यूल की मदद से इसको अच्छे से समझ लेना है। आइसो क्वांट होता क्या है? आइसो मीन्स सेम और इक्वल। आइसो का मतलब होता है सेम या फिर इक्वल, एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी। क्वांट का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। तो यानी कि अगर हम पूरे वर्ड का मतलब जाने तो उसका मतलब होता है सेम क्वांटिटी या इक्वल क्वांटिटी। हम बोल सकते हैं कि इसको आइसो क्वांट। तो अगर हमसे कोई सिंपल भाषा में पूछे कि आइसो क्वांट का मतलब क्या, तो हम बोलेंगे सेम क्वांटिटी या इक्वल क्वांटिटी इसका मतलब होता है। एंड आइसो क्वांट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट विच प्रोड्यूस सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी कि आइसो क्वांट क्या करता है? वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट। कितने इनपुट हैं यहाँ पे? 2 इनपुट की बात हो रही है, जो कि प्रोड्यूस इन सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यानी कि आउटपुट में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आइसो क्वांट एक्चुअल में है क्या। पहले आपको ये समझना है कि लाइक ये हमारा यहाँ पे शेड्यूल बना हुआ है, ये हमारा कर्व है। शेड्यूल के अंदर हमें बताया कि यहाँ पे फैक्टर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे लेबर और कैपिटल है। इस चीज को समझने से पहले आपको बस ये समझना है कि जब भी हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 2 चीजों का ध्यान देना होता है। या तो हम लेबर लगाते हैं ज्यादा या फिर कैपिटल। अगर हम लेबर ज्यादा लगा देते हैं तो कैपिटल कम कर देंगे, और कैपिटल बढ़ानी है तो लेबर कम कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें चलती हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तो 2 ही चीजों से होगा। या तो आपको कैपिटल पैसा लगा के मशीनरी वगैरह पे लगा देंगे तो लेबर इतनी लगाई नहीं जाएगी। अगर आप लेबर पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो कैपिटल ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के जो ये दोनों के दोनों इनपुट है, यानी कि जो प्रोड्यूसर है हमारा, वो इन दोनों के ऊपर जब खर्च कर रहा है, लेबर पे भी कर रहा है, कैपिटल पे भी कर रहा है, तो जो उसका आउटपुट है ना, वो सेम आ रहा है। ठीक है, अब वो उसमें भी कोई भी बदलाव नहीं है, भले ही वो लेबर बढ़ा दे या कैपिटल कम कर दे, या कैपिटल बढ़ा दे और लेबर कम कर दे, दोनों में ही, यानी दोनों इनपुट लगा रहा है, कॉम्बिनेशन दोनों को लेके चलने के बावजूद भी जो उसका आउटपुट है वो बिल्कुल सेम है। आई होप आपको क्लियर है। जैसे कि यहाँ देखो, आप इसको समझो। फैक्टर कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि लेबर 1 था तो कैपिटल 12 थी, ठीक है, और आउटपुट 100 था, तो उस फैक्टर कॉम्बिनेशन को हमने ए का नाम दिया। सेकंड आता है लेबर फिर बढ़ा दी गई है 1 से 2, यानी एक लेबर बढ़ाने पे आपकी कैपिटल 12 से 8 हो गई, यानी कि 4 कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लेबर बढ़ा तो कैपिटल कम हो गई और ये बढ़ गया, तो आउटपुट अभी भी सेम ही है। उसके बाद सी कॉम्बिनेशन पे हम देखते हैं, लेबर फिर से 1 बढ़ा दिया तो कैपिटल और कम हो गई और आउटपुट सेम रहा। फिर लेबर बढ़ाया, कैपिटल कम हुई, तो फिर आउटपुट 100 का आया। फिर हमारा लेबर 1 और बढ़ गया तो कैपिटल फिर से कम हो गई और आउटपुट 100 ही रहा, यानी कि कोई चेंज नहीं आया। तो हमें आइसो क्वांट से ये समझ तो आ गया कि जो 2 इनपुट के जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर जो हमें दिए गए हैं, लेबर और कैपिटल, चाहे हम इसको बढ़ा ले घटा ले, हमारा आउटपुट सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जिसको हम लोग आइसो क्वांट कहते हैं। नाम से अब अच्छे से समझ आ गया होगा, इक्वल क्वांटिटी यानी सेम क्वांटिटी। अब आपको यहाँ पे ये समझना है, ये इसका कर्व बना हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शो किया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर शो कर रखे हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक लेबर 1 था, ठीक है, 1 लेबर पे कैपिटल कितनी थी? 12 थी। ठीक है, फिर 2 पे कितना है? 2 पे आपका 8 है, 3 पे 5 है, ठीक है, 4 पे 3 है, ठीक है, 5 पे 2 है। तो इस तरीके से ये कर्व जो है बनाया गया है, और इसके पॉइंट्स को डॉट करके उसके बाद इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो ये आपका आइसोक्वांट कर्व कहलाता है, जो कि आप ये देख के बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियर है। आपको जब भी बनाना है तो लेबर और कैपिटल का सहारा लेके यहाँ पर बना देना है। इतनी बात आपको क्लियर है। लेबर आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, लेबर कहाँ है? आपका नीचे है, यानी कि एक्स एक्सेस पे है, और वाई एक्सेस पे आपकी कैपिटल है।
ठीक है। और कैपिटल आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लेनी होती है, आपको देखना होता है कि गैप कितने का है, तो गैप के अकॉर्डिंग मैंने दो दो के गैप के अकॉर्डिंग ले लिया है। ठीक है, जो कि अभी इस कर के हिसाब से परफेक्ट है। ठीक है, बाकी आप तीन तीन का भी ले सकते हैं, पांच पांच का भी ले सकते हैं, बट नंबर के अकॉर्डिंग जो मुझे बेस्ट लगा वो दो दो का लगा, क्योंकि बीच के नंबर्स भी थे। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आइसोक्वांट। आइसोक्वांट बोले तो है ना, आइसोक्वांट कर्व मे बी डिफाइंड एज अ कर्व शोइंग द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल फैक्टर दैट कैन यूज टू प्रोड्यूस सेम टोटल आउटपुट। ठीक है, पेटरसन ने ये हमें बताया, ये डेफिनेशन दी थी कि आइसोक्वांट क्या है। आइसोक्वांट कर्व मे बी डिफाइंड एज अ कर्व जो कि शो करता है, किसको शो करता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल थे पीछे, दो थे, कौन से, आपका एक लेबर था और एक कैपिटल था। टू वेरिएबल फैक्टर दैट कैन बी यूज, आप प्रोड्यूस करने, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए आप दो फैक्टर का, दो वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके उससे आपको आउटपुट भी सेम ही मिल रहा है। ये पेटरसन ने कहा था, जो हमने अभी पीछे समझ लिया। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आपको मैंने शॉर्ट भी यहाँ लिख दिया है, लेबर बढ़ी तो कैपिटल कम, लेबर कम तो कैपिटल बढ़ गई, यानी कि आउटपुट फिर भी सेम ही रहा। इसी को हम आइसोक्वांट कहते हैं। और 100% क्लियर है। अब जो सबसे मेन चीज है ना समझने वाली, वो क्या है वो समझो। मान लो आपके पेपर में उन्होंने आइसोक्वांट नहीं लिखा, उन्होंने आपसे जो पूछा है वो पूछा इक्वल प्रोडक्ट कर्व एक्सप्लेन। आपको पता ही नहीं है क्या एक्सप्लेन करना है, आप सोचोगे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन इसके अनदर नेम आपको पता होने चाहिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर यही आपको जो है भटकाएगा, और आपको यहीं पे भटकना नहीं है। ऑल्सो नोन एज आइसो प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं, इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन विद टू वेरिएबल्स भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं नाम, डेफिनेटली याद रखने हैं, ताकि ये पेपर में घुमा फिरा के कोई भी नाम से पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई आइसो क्वांट को एक्सप्लेन करना है। And producer will be a indifferent between these isoquant, they produce same quantity of output, hence it is called the producer indifference curve। आपको बस इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, एज अ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बार बार प्रोड्यूसर की बात करेंगे ना, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही है, कंज्यूमर की बात थोड़ी ना होगी। प्रोडक्शन की बात में प्रोड्यूसर की बात हो रही है कि प्रोड्यूसर विल बी indifferent between these isoquant, they produce same quantity of output, उसको आउटपुट सेम ही मिल रहा है। ठीक है, indifferent quantity, प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। ठीक है, पीआईसी। आई होप आपको क्लियर है। पिक से याद रखना है इसको, आपको इसको आपको किससे याद रखना है, पिक। ठीक है, उसके बाद आता है assumptions ऑफ आइसोक्वांट। ये थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है, बट यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर assumption, definition, कर्व वगैरह सब बनाना पड़ेगा, तो आपको आना चाहिए। assumptions क्या है, जब भी हम कोई टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो बहुत सारी assumption लेके चलते हैं, और assumption लेनी पड़ती है। बिना assumption के ना हमें टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता, तो हमें assume करके चलनी है ये सारी चीजें, तो आइसोक्वांट बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इट assume ओनली टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे दो हैं, वन इज लेबर एंड सेकंड इज कैपिटल। ठीक है, तो दो ही यहाँ पे हम मान के चलते हैं, हमारे फैक्टर सिर्फ दो ही हैं, ऐसा एज्यूम करके चलना है, तीसरे को एज्यूम नहीं करना। इट एज्यूम दैट फैक्टर मे बी यूज्ड इन इनडिफरेंट प्रोपोर्शन, यानी कि हमें ये मान के चलना है कि लेबर आपका कम है तो कैपिटल जो है आपकी कम ज्यादा में चेंजेस हो सकता है, यानी लेबर आप कम कर सकते हो या फिर कैपिटल कम कर सकते हो, इट्स अप टू यू, यानी कि चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। ठीक है, आइसोक्वांट के अंदर आपने पीछे भी देखा। ठीक है, कांस्टेंट टेक्निक होती है, मतलब जो भी आप चीजें अप्लाई कर रहे हो वो टेक्निक आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप टेक्निक ही बार बार चेंज कर दो, आपको टेक्निक को बदलना नहीं है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो एफओपी है, कैन बी यूज विद मैक्सिमम एफिशिएंसी, कि एफओपी को आप यूज करोगे एज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी के तौर पे। प्रोडक्शन फंक्शन इज ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप रेदर देन फिक्स प्रोपोर्शन। ये बात तो हमने ऊपर ही समझ ली थी कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमारा वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ना कि फिक्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि वेरिएबल में तो चेंजेस हो सकते हैं, फिक्स में नहीं होते। तो ये क्या है, वेरिएबल प्रोपोर्शन की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है, इसको उसी के टाइप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ना कि इसको फिक्स प्रोपोर्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, कि भाई एक बार बोल दिया कि हमने भाई जो लेबर है वो तो दो की दो ही है, अब चेंज नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो वही वाली बात इन्होंने यहाँ पे हमें समझाई है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट। सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी है आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये बोलना चाहता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ MRS। ठीक है, ये यानी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व जो होता है उसका जो स्लोप होता है, जो आपने अभी पीछे देखा, वो डाउनवर्ड होता है और लेफ्ट से राइट जाता है, इसको हम नेगेटिवली स्लोप भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों है भाई, एक चीज बढ़ रही है दूसरी घट रही है ना, तो नेगेटिवली स्लोप ही तो होगा। लेबर बढ़ा तो कैपिटल कम, कैपिटल बढ़ी तो लेबर कम। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा भी एडिशनल भी बता के चल रही हूँ, कर्व में तो मैंने लेबर को बढ़ाते हुए दिखाया और कैपिटल को कम करते हुए दिखाया, लेकिन अगर इसका अपोजिट करूंगी तो भी मेरे को नेगेटिवली स्लोप ही मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पर बात आती है फैक्टर कॉम्बिनेशन का। ये वही वाला कर्व है जो पीछे बना हुआ था, सेम एज इट इज है, बस एक नया वाला डब्बा आपका बॉक्स बना है, वो क्या है वो आप समझ लो। यानी कि
अगर हम ये जाने कि ये डाउनवर्ड क्यों होता है तो उसका रीजन ही यहीं से निकल के आया है, ठीक है। देखो उसके लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्या है, ये हमारा एमआरटीएस की वजह से ये नेगेटिवली स्लोप है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है डेल्टा मतलब सी, यानी कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है और आपके लेबर में कितना चेंज आ रहा है, दोनों को डिवाइड देना है, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, अब हम समझते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैसे निकलेगा। देखो कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है और लेबर में कितना चेंज आ रहा है, दोनों को डिवाइड देंगे, देन यू कैन कैलकुलेट द एमआरटीएस, ठीक है, एमआरटीएस। तो बेसिकली देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है। भाई कैपिटल के ऊपर तो देख नहीं सकते, ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है उसके ऊपर तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो डैश है, छोड़ दो। अब हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है, तो कैपिटल में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 8 है और यहाँ 12 है, 4 का बदलाव आया, ठीक है। फिर लेबर में कितना चेंज आ रहा है, एक का चेंज आ रहा है, दोनों को डिवाइड दिया 4 आ गया। ऐसे ही अब नीचे वाला भी निकाल लेंगे कि इसमें 1 का चेंज है और इसमें 3 का चेंज है, तो आ गया ना 3 डिवाइड बाय 1, तो 3 आंसर आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा। फिर इसमें भी 1 का चेंज है, इसमें भी 1 का चेंज है, 1 1 आ गया। और इनमें कितने, इसमें 2 का चेंज है, इसमें 1 का चेंज है, तो आ गया ना डिवाइड देके आपके 4 3 2 1 आ गया। और इसके ऊपर कोई नंबर नहीं था तो चेंज कैसे पता करें, इसलिए डैश आएगा। ये चीज तो हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दी है, ठीक है। सो इस तरीके से ये निकाला गया, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली स्लोप होता है। मैंने अभी से आपको समझाया भी है कि क्यों होता है ये। हायर आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट अ लार्जर आउटपुट, यानी कि जितने ज्यादा हायर, जितना ज्यादा आइसोक्वांट हाई होगा ना, वो उतना ज्यादा राइटवर्ड होगा और उतना ज्यादा आउटपुट भी देगा। यहीं पे यही बात लिखी है, हायर आइसोक्वांट कर्व रिप्रेजेंट अ लार्जर आउटपुट, ठीक है। अब वही वाली बात है, यहाँ पे एक्स एक्सेस है, यूनिट ऑफ लेबर है, और वाई एक्सेस पे आपका यूनिट ऑफ कैपिटल है, जो कि आपका वाई एक्सेस पे है। फिर आपका यहाँ पे कर्व बना हुआ है, ये आपका आईसी है, ये भी आपका आईसी ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे IQ1 था जो कि 100 यूनिट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, और यहाँ पे IQ2 है जो कि 200 यूनिट जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप देख सकते हो बढ़ गया, जितना ऊपर जाएगा, जितना राइटवर्ड जाएगा, उतना ही ज्यादा आउटपुट देगा। अगर और बनाएंगे तो और बढ़ता जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। सो तीसरा आता है, नो टू आइसोक्वांट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर, मतलब दो आइसोक्वांट जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और ना ही एक दूसरे को टच करते हैं। आप देख ही सकते हो ये बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं, आगे भी बनाएंगे तो ऐसे ही चलेंगे। डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट होने की वजह से ही ये जो है टच नहीं करते एक्सेस को, इनके जो बाउंड्रीज हैं, जो आप कोने देख रहे हो, वो टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। फिर आता है आइसोक्वांट आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, ये तो हमने बहुत टाइम पहले ही पढ़ लिया था कि लाइक इंडिफरेंस कर्व को हम लोग समझ रहे थे, उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी है, डू नॉट टचेस द एक्स एक्सेस, वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को टच नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि जो भी हम रिलेशन यहाँ पे दिखा रहे हैं वो हमारा जितना ही ऊपर जाएगा वो अपवर्ड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइटवर्ड जाएगा, और ये टचेस नहीं करते ना ही एक्स एक्सेस को ना ही वाई एक्सेस को। तो आइसोक्वांट आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये हमने पहले भी इसके बहुत सारे रीजंस पढ़ रखे हैं। सो आई होप आपको क्लियर है। सो मैंने पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट करा दिया है। थैंक यू।